हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं रिलेशन एंड फंक्शन का वन शॉट। आज की क्लास में हर एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले, चाहे रिलेशन हो, फंक्शन हो, कितने टाइप्स के रिलेशन होती है, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, हर एक बात को डिटेल में सीखने वाले, साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, आपको थ्योरी हो गई, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी हो गए, पीवाईक्यू हो गया। हर एक चीज आपको इस वन शॉट में मिलने वाली है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका रिलेशन एंड फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए। एक एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर पाए इस वीडियो के बाद। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। अरे दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पे टाला नहीं जाता। भाई मेरी किस्मत में नहीं था इसलिए मुझे मिला नहीं, मेरी किस्मत में नहीं था इसलिए ऐसा नहीं हुआ, मेरी किस्मत में नहीं था इसलिए मार्क्स नहीं। अरे मेहनत तो करो उतनी, तो किस्मत भी एक दिन जरूर बदल जाएगी। तो किस्मत में कोई बात नहीं छोड़नी है, मेहनत पे छोड़नी है। कंफर्म है कि आपके 95% मार्क्स बिल्कुल आएंगे अगर आप फॉलो करते रहेंगे हर एक वीडियो को, उसके क्वेश्चंस को अगर आप करते रहेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में मैं समझा रहा हूं। सबसे पहला है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? क्लास 11 में पढ़ा, बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर क्लास 11 की बात मत करो, वो तो बर्बाद थी। कोई दिक्कत नहीं, बर्बाद थी, हम बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले, चीज को ध्यान रखिएगा। अ रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट एक्स टू अ सेट वाई इज डिफाइंड एज ए सबसेट। कहां चले गए भाई? सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई। अगर हम x और y के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, उसका सबसेट रिलेशन कहलाता है। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यही हमें ध्यान नहीं है। देखिए, अगर मेरे पास कोई ए सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2, एक बी सेट है मेरे पास जिसमें है 3, ठीक है, कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी करो, ए का प्रोडक्ट करना है बी में, इसे ही बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1 का अगर मैं 3 में करूं तो इसको कैसे लिखते हैं भाई? इसको लिखा जाता है 1,3। 1 का 4 में करेंगे तो 1,4। 2 का 3 में, 2 का 4 में। क्लियर है? ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो है इसी का सबसेट होता है। सबसे पहले देखते हैं, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हमने सीखा, किसका चाहिए? ए टू बी चाहिए, तो 1, ए, फिर 1 का बी में करोगे तो 1, बी बेटा जी, फिर 2 का ए में और 2 की बी में। क्या इसमें से कोई है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑप्शन में? 1A 1B 2A 2B, तो ए ऑप्शन ही मिल रहा है अपने को, तो ए ऑप्शन मिल गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको पता लग गया। कोई अगर बोले सर A टू B की जगह B टू A होता तो उल्टा हो जाता। अगर मैं यहाँ पे B इंटू A कर दूं तो इसका मतलब है B वाले एलिमेंट पहले आएंगे। A का 1 में करूंगा तो उसे कैसे लिखेंगे? A,1 कार्टेशियन प्रोडक्ट, A,2, B,1 और B,2, ये कार्टेशियन। इसमें ये पहला एलिमेंट है किसी भी ऑर्डर, इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलता है। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। तो रिलेशन अगर कोई भी बनेगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? सबसेट होगा, तो उसी में से हमेशा रिलेशन बनता है, ध्यान रखेंगे। आ जाओ, अभी 11th का पढ़ा रहा हूं। इफ द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 गिवन आर, एक रिलेशन हमें दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। ए टू ए का रिलेशन अपने को दे रखा है, 1 1 है, 1 2 है, 1 4 है, 3 1 है, 3 2 है, 4 3। कहता है डोमेन बताओ। मैं डोमेन और रेंज दोनों के बारे में बात करता हूं यहाँ पे। डोमेन, अगर कोई रिलेशन दे रखा है, किसी भी पेयर के पहले एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं?
उस रिलेशन के डोमेन होता है। तो डोमेन कितना है भाई इसका, डोमेन कितना है, डोमेन कितना है भाई, 1 3 4 है, 1 3 4। कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या अपने को, ए ऑप्शन ही मिल रहा है अपने को, यहाँ सेट का साइन है, ये ए ऑप्शन है। रेंज क्या होती है, रेंज जो होती थी किसी भी रिलेशन के पेयर के अंदर पीछे वाला जो एलिमेंट होता है, कौन सा वाला भाई, जैसे कि 1 2 4, ये पीछे वाला जो है, तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो 1 2 3 4 ये रेंज है मेरे पास। तो डोमेन 1 3 4 है, तो ए ऑप्शन मिल गया। और रेंज कितनी थी, 1 2 3 4, पूछी नहीं थी, हमने निकाल दी। तो किसी भी रिलेशन के अंदर, आप किसी भी सेट के अंदर, कोई ये मत बोलना कि सर 1 तो 3 बारी था, आपने 1 बारी, अरे सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, 4 पहले लिख दूं, 3 पहले लिख दूं, 1 बाद में लिख दूं, वो चलेगा, लेकिन एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जा सकता है। क्लियर है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा कैसे फाइंड करते हैं, हमने रिलेशन में डोमेन देखा क्या होता है, रेंज देखा क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये हमने अभी तक सीखा। अब बात करते हैं यहां पे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए हमारे पास पहला है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, जो सबसे बड़ा रिलेशन बनता है जिसके अंदर सारे आ जाते हैं, उसे यूनिवर्सल रिलेशन हम बोल देते हैं। क्या होता है अभी बात करेंगे। फिर आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास रहते हैं। अब क्या होते हैं एक बार डिटेल में देखते हैं। देखिए अब हम सीखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां से क्लास 12th आपकी स्टार्ट हो रही है। अभी हमने क्लास 11th के बारे में बात करी थी, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन जो आता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कह रहा है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, कोई रिलेशन मुझे दिया हुआ है, जैसे कि 1,1 है, 2,2 है, ठीक है, ये एक रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन भी, आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या होता है, जैसे एक ए सेट था मेरे पास जिसके अंदर 2 एलिमेंट थे 1,2, ठीक है, मैंने उससे एक रिलेशन बनाया जिसमें ये आया, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। कहता है मेरे पास ए कॉमा, जहां पे पेयर जो हो इसमें ऑर्डर पेयर में सेम हो, जुड़वा हो, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। अभी आप बोलोगे सर आपने तो बोला था रिफ्लेक्सिव कहलाता है। ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेम पेयर आते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक सेट और कर दूं, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और इसका रिलेशन जो दिया है यहाँ पे वो दिया है 1 1 2 2 2 3 और 3 3, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि इसमें 2,3 आ गया। क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें पेयर आ रहे हैं 1 1 2 2 3 3, सेम है। अगर सेम आते हैं तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है, ठीक है। अगर उसके अलावा भी कुछ और आ जाए तब भी रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अगर एक क्वेश्चन और पूछूं मैं, यहां पे मेरे पास है एक और है 1 1 2 2 3 3 1,2 और 2,3, क्या ये अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, पेयर में है, लेकिन 1 2 2 3 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। हाँ, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते, आइडेंटिटी जितने भी होते हैं वो रिफ्लेक्सिव कहला सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है मेरे पास सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, कहता है जहां पे A1 कॉमा A2 एंड A2 कॉमा A1 दोनों रिलेशन के अंदर आते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ए सेट था जिसमें एलिमेंट थे, मेरे पास हो गए ये 1 कॉमा 2 ले लेता हूं, ये है 1 कॉमा 2, और एक रिलेशन हमें बना है यहां से जो कि है 1 1 1 2 2 2 और 2 1। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा? होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी है। मैं बोल सकता हूं कि 1 कॉमा 2 जो है बिलोंग कर रहा है आर सेट से, रिलेशन से, और 2 कॉमा 1 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये कौन सा है? सिमेट्रिक होगा। मतलब कैसे होता है, अगर दादा कॉमा दादी है, क्या है? दादा कॉमा दादी है, तो दादी कॉमा दादा भी भाई साहब होना चाहिए। अगर चाचा कॉमा चाची है तो रिलेशन के अंदर चाची कॉमा चाचा भी अगर होगा तो वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 1 कॉमा 2 होता और 2 कॉमा 1 नहीं होता तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 2 1 है। अब मैंने पूछा सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 कॉमा 1 है लेकिन 1 कॉमा 2 नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? 2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 2 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 2 होना जरूरी था सिमेट्रिक होने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। क्लियर है? तीसरा आता है ट्रांजिटिव। A1 कॉमा A2 रिलेशन से बिलोंग करता है, A2 कॉमा A3 भी रिलेशन में बिलोंग करता है। कहता है A1 कॉमा A3 भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं तो इंप्लाइज दैट ये भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक रिलेशन मुझे दिया है 1 1 2 2 3 3, आगे है मेरे पास वही 1 कॉमा 2 है, फिर मेरे पास है 2 कॉमा 3 है। ठीक है, ये एक रिलेशन। अब मैं आपसे पूछूं कि ये ट्रांजिटिव है क्या? बताओ, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, अच्छा सबसे पहले पूछते हैं रिफ्लेक्सिव होगा। 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, सारे पेयर है। अगर ए सेट में मान लूं, एक सेट दिया हुआ था ए सेट जिसमें एलिमेंट थे 1 2 3, आप बोलोगे ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? 1 कॉमा 2 है, क्या 2 कॉमा 1 है? रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में चेक करते 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा आता है ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 कॉमा 2 है, बिलोंग्स टू आर है, 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर है, बट कितना होना चाहिए? A1 कॉमा A3, मतलब A1 1 है और A3 कितना है? 3 है। क्या 1 कॉमा 3 है? नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा? बट 1 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर है? क्वेश्चंस करते हैं, MCQ करते हैं, मजा आएगा MCQ करने में, और उससे कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसको देखते हैं भाई। देखो भाई, क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, आर इक्वल टू कितना दिया है? 1 1 2 2 3 3, सेट में है 1 2 3। क्या रिफ्लेक्सिव होगा भाई? अब बोलोगे होगा, क्योंकि सारे पेयर है। 1 1 2 2 3 3 है, जुड़वा जुड़वा है, दादी कोमा। तो जब जुड़वा जुड़वा है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो रहने वाला है। आगे देखो, सिमेट्रिक आता है दूसरे का। 1 कॉमा 2 है, क्या 2 कॉमा 1 है?
नहीं, अरे ये तो सेम क्वेश्चन बन गया जो मैंने अभी दिया था। चलो, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर आता है ट्रांजिटिव, 1,2 है, 2,3 है। आगे क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए? 1,3 होना चाहिए था। क्या है? नहीं है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है? रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ए ऑप्शन मिल गया भाई अपने को। तो इस तरीके से हमने ये एमसीक्यू कर लिया। नेक्स्ट देखे भाई, अब ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड आर बी ए रिलेशन इन ए गिवन आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 1। ये सारे पेयर हमें दे रखे हैं। अब बताइए क्या रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल होगा। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव तो है। आगे देखो, तो हम कैसे लिखेंगे? कोई सोच रहा हो कैसे लिखेंगे? तो हम क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए कॉमा ए की जगह अगर एक्स कॉमा वाई में दे रखा तो एक्स कॉमा एक्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब आते हैं किस पे? अब आते हैं सिमेट्रिक पे। क्या सिमेट्रिक है? देखो 1,2 है, 2,1 है। अब इसको देख के मत बोल देना कि ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि आगे भी चलो बाबूजी, आगे अगर आप चलते हो, आगे कितना है? 3,1 है। 3,1 बिलोंग्स टू आर है। अगर 3,1 रिलेशन में है तो क्या उनसा पेयर होना चाहिए था? अगर दादा कॉमा दादी है तो दादी कॉमा दादा होना चाहिए था। कोई भी पेयर छूटना नहीं चाहिए अगर रिलेशन में है तो। 3,1 है बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा, ट्रांजिटिव पे आ जाए। ट्रांजिटिव पे अगर बात करेंगे बाबूजी तो 1,2 है। क्या सीखा था आपने ट्रांजिटिव के लिए? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देन हम क्या चेक करेंगे, क्या ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसे ही है, देखे जरा। 1,2 है, ए कॉमा बी है, फिर बी कॉमा सी चाहिए तो बी 2 है तो 2,1 है। फिर क्या चाहिए होगा? ए 1 है, सी 1 है, तो 1,1 है क्या? है। अब इतना देखते ही आप बोल दोगे सर ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। हमने यहाँ पे अभी कौन सा लिया? हमने लिया 1,2 था, 2,1 भी था रिलेशन में, और ए कॉमा सी 1,1 भी था। अब आप बोल दोगे सर ये तो ट्रांजिटिव है। आगे भी तो देखो भाई, कोई छूटना नहीं चाहिए। इसका तो अभी देखा ही नहीं कहीं, इसका भी कुछ है? या किसी और का देखो जरा, देखे 3,1 है, ठीक है मेरे पास। और कितना है भाई? 3,1 फिर 1,1 था, ये तो हो जाता। और कुछ बचा क्या भाई? यहां देखो जरा, ध्यान से देखना। कहां पे? यहां देखिए 3,1 है, बिलोंग्स टू आर। फिर 1 से स्टार्ट होने वाला देखो 1,2 है, ये भी रिलेशन में है। अब क्या होना चाहिए था भाई? ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। अब कौन सा पेयर होना चाहिए था? 3,2 होना चाहिए था, ए कॉमा सी। क्या 3,2 इसमें है, मिल रहा है हमें? तो मैं बोलूंगा बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मुझे ये नहीं मिल रहा। अगर ये इसमें नहीं है तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ध्यान रखना कि सिर्फ 2 लेके मत टिक कर देना कि ट्रांजिटिव हो गया। हर एक को चेक करना है आपको आगे पीछे करके, ठीक है। तो 3,1 है, 1,2, फिर 3,2 होना चाहिए था नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव आंसर। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है भाई? इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव,
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन अगर होते हैं तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। क्लियर है बात? तो हमारा आंसर अभी के लिए क्या है? रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस नहीं है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय दिस चूज द करेक्ट आंसर। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। सेट में 1 2 3 4 है, रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? 1 2 है। क्या 2 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 1 3 है, 3 1 नहीं दिख रहा। दादा कॉमा दादी तो दिख रहे हैं भाई, लेकिन दादी कॉमा दादा नहीं दिख रहा। तो आप क्या बोलोगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट्स नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक कट गया, रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा कौन सा है? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में चेक करो भाई, 1 3 है, 3 3 है, तो आगे क्या होना चाहिए था? 1 3 मिल रहा है। ठीक है। 3 2 है, 2 2 है, मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई? ट्रांजिटिव हो जाएगा मेरे पास। तो ये ट्रांजिटिव है। तो आर इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट सिमेट्रिक। तो बी ऑप्शन क्या रहने वाला है? करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। देख लो, हर किसी का देख लो। 1 3 है, अब 3 पे खत्म हो रहा है तो 3 के आगे वाला ढूंढोगे। देखो 1 3 है, 1 3 था, फिर आपने बोला सर ये वाला ले लूं, इसके साथ ले लो 3 3, तो आगे ए 1 है और सी कितना है? 3 है, तो आगे फिर से कितना होता? 1 3 रिलेशन में है, पेयर है। फिर आपने बोला चलो एक काम करते हैं सर, 1 3 लिया, अब इसके साथ मैं 3 2 ले लूं, ए बी। अब बी से स्टार्ट करना है ना, तो 3 2 लेते, तो सी कितना है? 2 है, ए कितना है? 1। आगे क्या होना चाहिए था? 1 2 होना चाहिए था। क्या 1 2 रिलेशन में है? तो ऐसे आगे पीछे करके आप सारे चेक कर लेना, गलती हो जाती है। तो इसका मतलब हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, हमें पेयर दे रखे है। सेट ए दे रखा है 1 2 3, कहता है कौन सा रिलेशन है? देखिए 1 1 2 2 3 3 है, रिफ्लेक्सिव तो है। क्या सिमेट्रिक होगा? 1 2 है, लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। क्या ट्रांजिटिव होगा? 1 2 है, ये ए है, ये बी है, फिर बी सी है, फिर ए सी है। तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? होगा। और भी चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे आगे पीछे बोला था कि अगर आगे पीछे करके हो रहा हो तो वो भी जरूर चेक कर लेना। तो ये ट्रांजिटिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव होने का ऑप्शन ही नहीं कहीं दे रखा। देखो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। सही बात कह रहा है। रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव है, ये गलत बात है। सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो था ही नहीं, तो ये भी गलत बात है। नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये भी गलत बात है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, ट्रांजिटिव है, ध्यान रखना। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसको मैं टिक कर सकूं, इसलिए मैंने टिक नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। आ जाओ, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस को क्या समझा है कि देखने में किस तरीके का, कौन सा रिफ्लेक्सिव होता है, कौन सा सिमेट्रिक होता है, कौन सा ट्रांजिटिव होता है। अब इसके आगे का स्टेप करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ही है रिलेशन का। इसको हमने एमसीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि मजा आए थोड़ा सा करने को। कहता द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 ... 14 तक है डिफाइंड एंड x, y
3x माइनस वाई इक्वल टू 0। x यहाँ पे क्या है, x डोमेन है, y क्या है, रेंज है। कहता रिलेशन क्या है भाई आपके पास, रिलेशन है x कॉमा वाई, x डोमेन है, y रेंज है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसे 3x इक्वल टू वाई बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे भी x और y कहां तक है, 14 तक है। अगर मैं x की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दूं तो y कितना आएगा, 3 आएगा, 1,3। अगर x 2 पुट करता तो y कितना आता, 6 आएगा। 3 पुट करता तो 9 आएगा। 4 पुट करूंगा तो 12 आएगा। और 5 पुट करूंगा तो भाई 15 आएगा। लेकिन 15 तो इस सेट से बाहर ही चला जाएगा, यहाँ सेट का साइन है, 15 तो इस सेट से बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब 5 हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते थे। ये मेरे पास एक रिलेशन, ठीक है। अब बोलोगे सर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता तो कितना बनता, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट बनते, क्या सीखा था हमने, जितने एलिमेंट ए में होते जितने बी में होते दोनों को मल्टीप्लाई करते थे ना। तो अगर हम यहाँ पे करते तो 14 इंटू 14 बनता, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर बनते। और नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला पड़ा था, 2 रेज टू दी पावर p इंटू क्यू। तो 2 रेज टू दी पावर 14 इंटू 14 इतने रिलेशन आपके पास बनते, जिसमें से एक रिलेशन उसने हमें दिया। 2 रेज टू दी पावर 196 रिलेशन बनते टोटल, हमसे पूछे नहीं है, हमें एक दे दिया, कहता ये है इनके बीच का, जैसे मैंने लिया था ना वो ऑड वाला इवन वाला, तो वैसे ही उसने एक दे दिया, बाकी उसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा हमें किससे मतलब है, हमें तो रिफ्लेक्सिव थे। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ए सेट में 1 से 14 तक है, रिलेशन जो बना है 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, क्या 1,1 है, 2,2 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है भाई। 1,1 does not belongs to R, therefore it is not a reflexive relation। दूसरा सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है भाई, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, 1,3 बिलोंग्स टू R है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 3,1 है ही नहीं, 2,6 है, 6,2 है ही नहीं, दादा कॉमा दादी है लेकिन दादी कॉमा दादा नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा कौन सा पढ़ा था, तीसरा होता है भाई ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या पढ़ा था, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, देन चेक करेंगे ए कॉमा सी। 1,3 है, थ्री कॉमा 9 है, आगे क्या होना चाहिए था भाई, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, ए है 1 और सी कितना है भाई 9 है। तो क्या 1,9 है हमारे पास इस रिलेशन में, नहीं है। तो बट 1,9 does not belongs to R, therefore it is not a transitive relation, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है भाई। क्लियर है बात। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो नन ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। बाय बाय टाटा। चले आगे, मजा आएगा। T1, T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। दो ट्राइंगल है मेरे पास T1 और T2। T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन से होते हैं, जो एक के ऊपर एक आ जाते हैं, पूरे सेम होते हैं। तो कह रहा है रिफ्लेक्सिव के हिसाब से क्या होना चाहिए था, T1, T1 होना चाहिए था। क्या T1 का कॉन्ग्रुएंट होगा। आप बोलोगे क्या क्वेश्चन पूछे हो सर, तो 9th क्लास का बच्चा भी बता देगा, 8th का भी बता देगा, होगा।
तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा। T1 अगर T2 का कॉन्ग्रेंट है तो T2 T1 का होगा। T1 कॉमा T2 है तो T2 कॉमा T1 तो होगा ही होगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा भाई। तीसरा, अगर T1 T2 का कॉन्ग्रेंट है, T2 T3 ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट है आपस में, अगर T1 T2 से कॉन्ग्रेंट है, T2 T3 से है, तो क्या T1 T3 का कॉन्ग्रेंट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो देयरफॉर T1 कॉन्ग्रेंट टू T3, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए मेरा आंसर इक्विवेलेंस रिलेशन रहने वाला है, क्योंकि तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रही है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो जब तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है बात भाई सबको? चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। The relation R defined the set A 1 2 3 4 5 6 as the x, y, y is divisible by x। y किससे डिविजल हो रहा है? y x से डिवाइड हो रहा है। और x और y दोनों की वैल्यू कहां से पकड़नी है? इसमें से लेनी है। x की भी यहीं से और y की भी यहीं से। 1 2 3 4 5 6। अब जरा ध्यान से देखना। अब आप बोलोगे सर रिलेशन हम सेट बनाए, रिलेशन का बहुत बड़ा हो जाएगा, बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब आप बोलोगे कि y x से डिवाइड हो रहा है तो सर रिलेशन लिख ले क्या? बहुत बड़ा हो जाएगा अगर लिखना चाहो तो। अभी मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी आपको समझा दूंगा। अगर मैं रिलेशन बनाता, मान के चला मैंने x पहला 1 ले लिया, x 1 लिया इसमें से पहले, तो y तो सब है, तो x अगर 1 है तो y 1 हो सकता है, हो सकता है 1 1 को डिवाइड करेगा। अगर x 1 ले रहा हूं तो y 2 भी हो सकता था। अगर x 1 लेता तो y 3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 डिवाइड हो जाएगा 1 से। ऐसे ही 1,4 भी होता, 1,5 भी होता, 1,6 भी होता, ऐसे ही होता। अब अगर मैं x2 ले लेता तो y क्या क्या होता जो डिवाइड हो जाता? अगर x2 लेता तो y 2 हो सकता था, क्योंकि 2 से डिवाइड चाहिए। अगर x2 ले रहा हूं तो y 4 ले सकता था, x2 लेता तो y 6 ले सकता था, और तो कुछ नहीं होता ना। अब y 5 तो नहीं हो सकता ना डिवाइड 2 से। अगर x3 लेता तो y 3 हो सकता है, x3 लेता तो y 6 हो सकता था। x अगर 4 लेता तो y 4 हो सकता और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 4 सिर्फ 4 को ही डिवाइड कर सकता है इसमें से। इसी तरीके से 5 सिर्फ 5 को कर सकता है, और 6 5 था, 6 सिर्फ 6 को कर सकता है। तो ये एक रिलेशन बन गया। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक होगा? देखो 1,2 है, 1,2 है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? देखो 1,2 है, फिर 2 के आगे वाला कोई पकड़ो, कौन सा है? 2,4 है। ये A है, ये B है, ये B है, ये C है। अब क्या होना चाहिए? A, C, मतलब 1,4 होना चाहिए। क्या है भाई? 1,4 है। और भी चेक कर लो, सारे मिलेंगे आपको। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सर इसमें क्या सारे पेयर हम चेक करें ट्रांजिटिव के लिए? इसको ऐसे मत करो, करना चाहो तो इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकल तरीके से देखते, पहला क्या था? रिफ्लेक्सिव के बारे में बात कर रहा था। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? एक्स कॉमा एक्स होता है, सेम सेम आता है, डुप्लीकेट। तो अगर मेरे पास ये y बाय एक्स की फॉर्म में थी तो अब कितना हो जाता? x बाय एक्स होगा। x x से तो डिवाइड होता है ना भाई, तो इसलिए
एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू तो रिलेशन में होगा ही होगा, जो हमें मिला था 1 1 2 2 3 3। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद था सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, मतलब वाई बाय एक्स डिवाइड हो रहा था, वाई एक्स से डिवाइड हो रहा था। अगर वाई एक्स से डिवाइड हो रहा है तो क्या ऑलवेज एक्स डिवाइड बाय वाई होगा? तो क्या एक्स वाई से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर यहाँ पे 6 है और ये 3 है, ये तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 3/6 कर दूं, तो क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा? नहीं होगा, इसलिए सिमेट्रिक नहीं था। ठीक है, तो आप लिख दोगे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, बट y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आगे चले भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ नया सीखने वाले इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं बहुत कुछ नया सीखने वाले। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जहां पे x इज लेस देन 4 है। अगर लेस देन 4 नेचुरल नंबर है तो कौन सा होगा? 1 2 3, और तो कुछ नहीं होगा। तो रिलेशन बना लूं फटाफट मैं इसमें। तो रिलेशन क्या बनता भाई, x अगर 1 पुट कर दूं तो y कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 पुट कर दूं तो 7 आ जाएगा। 3 पुट कर दूं तो 8 आ जाएगा। यही आएगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1,6 है, 2,7 है, 3,8 है। 1,1 तो है ही नहीं, 2,2 तो है ही नहीं, 3,3 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। आप क्या लिख दोगे? 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये सिमेट्रिक है? 1,6 है, 1,6 बिलोंग्स टू आर है, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2,7 तो है, लेकिन 7,2 नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। सर 1 ने ट्रांजिटिव के बारे में ध्यान से समझना, a, b बिलोंग्स टू आर पढ़ा था, फिर b, c बिलोंग्स टू आर है। तो फिर हम क्या चेक कर रहे थे, क्या a, c बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है? ऐसी था। a से b पे गया, a डाला तो b आया, b से c आया, फिर हम चेक करते थे a, c है कि नहीं है। ध्यान से समझना, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। हम a से b जा रहे थे, फिर b से c आ रहे थे। ऐसे ही था, हमें जहां से जाना था, दिल्ली से जाना था। कहाँ? दिल्ली से गई पटना। ठीक है, a से b जाना था, गए। मुझे यहां से जाना था पटना। पहले मैं कहाँ गया? दिल्ली से गया पहले गोरखपुर, गोरखपुर से ट्रेन पकड़ी, मैं पहुंच गया पटना। बाद में क्या हुआ? बाद में वहां जाने के बाद मुझे किसी ने बताया कि भाई दिल्ली टू पटना डायरेक्ट ट्रेन भी है। मैं कहूँ ओहो ऐसा भी है? उसने कहा हाँ ऐसा भी है। तो ये था हमारे पास कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब मुझे एक बार बताओ, पहले मैं दिल्ली से गोरखपुर गया था, गोरखपुर से कहाँ गया था? पटना गया था, और मुझे पता क्या लगा कि भैया दिल्ली टू पटना तो डायरेक्ट ट्रेन है। ये था ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्या अगली बार जब अगर आप जाते हो दिल्ली से पटना, तो क्या आप दोबारा से गोरखपुर जाओगे कि ए टू सी डायरेक्ट चले जाओगे? भाई डायरेक्ट चले जाओगे ना, बी का रोल ही खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई केस है जिसमें बी का आगे का रोल ही खत्म हो रहा है, मतलब ए कॉमा बी के आगे बी कॉमा सी बन ही नहीं रहा कहीं, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है ऑलवेज। ये एक स्पेशल केस है। देखो 1,6 है,
क्या 6 कॉमा समथिंग है कुछ? नहीं था। 2 कॉमा 7 है, क्या 7 कॉमा समथिंग है? नहीं है। 3 कॉमा 8 है, 8 कॉमा समथिंग है, बी कॉमा सी है ही नहीं कहीं। अगर ऐसा कोई भी केस होगा वो ऑलवेज ट्रांजिटिव कहलाएगा। नोट कर लेना विद एग्जांपल इस बात को कि अगर आगे वो शिफ्ट नहीं हो रहा, बी कॉमा सी नहीं बन रहा, तो वो कभी भी ट्रांजिटिव होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे एक नया रिलेशन आपके सामने लिख दूं, इसी में 1,6, 2,7, 3,8 और 6,4 मान के चलते हैं, ऐसे ही ले लिया। क्या ये अब होगा ट्रांजिटिव? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी आ गया। अब मुझे चेक करना ही करना है कि ए कॉमा सी होगा कि नहीं होगा। क्या मैं दिल्ली से पटना डायरेक्ट जा सकता हूं कि नहीं जा सकता? अगर ये नहीं होगा तो मुझे तो भैया एक ही स्टेशन पे जाना, मैं चला गया। अगर ये आ गया तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये नहीं है इसलिए ये ट्रांजिटिव है। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर हो गई बात? तो ये एक स्पेशल केस ऊपर डाल लेना और नोट कर लेना अच्छे से। कहता है x इज ग्रेटर देन y है, आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन y है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है? जब x कॉमा x है, x कॉमा y सच डेट x इज ग्रेटर देन y। अगर मैं यहां पे x कॉमा x कर दूं तो क्या x x से बड़ा हो सकता है? मतलब 2 2 से बड़ा होगा, 3 3 से बड़ा होगा, 4 4 से बड़ा होगा? इट्स पॉसिबल नहीं होगा ना कभी। तो इसका अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर इक्वल टू का होता तो होता। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू, कभी नहीं हो सकता। फिर x कॉमा y में उसने क्या बोला था कि x इज ग्रेटर देन y, ऐसी था। a कॉमा b है, फिर कितना होता है? b कॉमा a होता है। अगर मैं यहाँ पे y कॉमा x कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई? अब कहता है y ग्रेटर देन x। इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x 2 है और y 1 था, मान लेते हैं कि x एक ऐसी वैल्यू जो y से बड़ी थी, और अगर मैं इसको अब उल्टा लिख दूं कि y इज ग्रेटर देन x, क्या होगा? क्या y जो है 1 जो है x से बड़ा होगा, मतलब 2 से बड़ा होगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक वैल्यू मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा पैसे, चलो नाराज ना हो जाना, तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा पैसे हैं, और दूसरे केस में बोल रहा नहीं मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा पैसे है, क्या ऐसा होगा? कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या है? ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा केस ट्रांजिटिव में बात करें, x कॉमा वाई, y कॉमा z, और तीसरा क्या चेक करना है? x कॉमा z चेक करना है। ध्यान से देखना, x के पास y से ज्यादा पैसे हैं, ऐसे ही है दिया हुआ। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें y के पास z से ज्यादा पैसे हो जाएंगे। x के पास y से ज्यादा पैसे हैं, y के पास z से ज्यादा पैसे हैं, तो सबसे अमीर इंसान कौन सा हुआ भाई? x हुआ। और सबसे गरीब इन तीनों में कौन सा होगा? z नहीं होगा। तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन z नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है x भी z से क्या रहा होगा? बड़ा रहा होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। x कॉमा y बिलोंग्स टू r, y कॉमा z बिलोंग्स टू r, एंड x कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। सीयूटी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में करते हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे। ध्यान से देखना,
कहता है एक फैमिली है जहां पे ए आर बी, इफ ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए बी का क्या है, ब्रदर है, देन कौन सा रिलेशन होगा, ए बी का ब्रदर है इतना बोल रहा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? जब ए कॉमा बी दिया है, ए कॉमा बी में क्या कह रहा है, ए बी का क्या है, भाई है, ए बी का क्या है, भाई है, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, तो ए इसका मतलब जो ए है वो इसका मतलब बॉय है, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। क्या बी के बारे में आपको पता है कि ये बॉय है कि गर्ल है? नहीं पता ना, हो सकता है ये गर्ल हो, ए राधा का भाई हो सकता है, ए किसका भाई हो सकता है, कृष्णा का भाई हो सकता है, तो बी जो है बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, ऐसे ही है। अब मैं बात करता हूं यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, जिसमें ए कॉमा ए बनता, क्या ए इज ब्रदर ऑफ ए होगा? क्या ए का भाई होगा? मैं अपना भाई हूं, तुम अपने भाई हो, तुम अपने की अपनी बहन हो, क्या इट्स पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला भाई, ये बात तो तुम गलत कर रहे हो। इसके बाद आता है सिमेट्रिक। क्या कह रहा है? ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी बोल रहा था। यहां तक तो समझ में आ गया कि ए कॉमा बी सेटिस्फाई कर रहा है, बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि दिया हुआ ये बात। तो अगर मैं इसको बी कॉमा ए करता, अगर मैं इस बात को बी कॉमा ए कर दूं भाई साहब, बी कॉमा ए मतलब क्या हो जाएगा, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। क्या ये सही बात है? क्या बी ए का ब्रदर होगा? कहां से सही बात है? बी क्या था, बॉय भी था, गर्ल भी हो सकता, हमें कंफर्म ही नहीं अभी तक। अगर ये लड़की होती, अगर ये एंजल प्रिया होती, तो एंजल प्रिया इज ए ब्रदर ऑफ ए होता क्या? नहीं हो सकता था ना। तो इसका मतलब बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। कंफर्मेशन नहीं है भाई, अपने को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें कंफर्म नहीं है, तो इसलिए रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो जरा, कहता है ए कॉमा बी, ए बी का भाई है, मान लेते भाई यहां पे, ठीक है, अभी के लिए मान रहे ए बी का भाई है। इसके आगे क्या चेक करते, बी कॉमा सी, बी सी का भाई है, यहां पे मान लेते हैं कि बी क्या है, सी का भाई है। तो अगर हम ये मान रहे हैं कि बी सी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ए बॉय है, बी यहां पे बी बॉय लिए, बी बॉय है, बी सी का भाई है, सी कुछ भी हो सकते हैं, एंजल प्रिया भी हो सकती है, तो बी सी जो है बी भी होगा और जी भी हो सकता है। आगे क्या चेक करते हो, ए कॉमा सी चेक करते हो, क्या ए बॉय जो है वो सी का भाई होगा कि नहीं होगा? चाहे ये गर्ल हो कि बॉय हो, कोई फर्क पड़ेगा? ये बॉय है, ये बॉय हो, गर्ल हो, कुछ भी हो, ए सी का भाई होगा। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा। अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो वो बिलोंग करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए, वो बिलोंग करेगा ही करेगा। इसलिए ये ट्रांजिटिव का केस है। तो ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी आंसर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव है। ध्यान रखना इस बात का। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब इसे फटाफट करते हैं, देखते कैसे होगा। एक्स एंड वाई सेम जगह काम करते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। क्या एक्स और एक्स मतलब मैं और सिर्फ मैं उसी सेम जगह में काम करता हूं जहां मैं काम करता हूं, वहां पे मैं ही काम करता हूं? करता ही हूंगा भाई। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले तुमसे
तो तुम लोगों को पागल हो गया। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। एक्स जहां काम करता है वहां वाई काम करता है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है। अब इसका उल्टा कर दो, कहता है जहां एक्स वाई काम करते हैं, मतलब एक्स जहां काम करता है वहां वाई काम करता है। अब दूसरा आया, वो कहता है जहां वाई काम करता है वहां एक्स काम करता है। तो सही बात ही होगी ना भाई, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। तीसरा कहता है जहां पे एक्स कॉमा वाई है बिलोंग्स टू, फिर वाई वहां काम करता है जहां जेड काम करता है। अगर एक्स वहां काम करता है जहां वाई काम करता है, वाई वहां काम करता है जहां जेड काम करता है, तो एक्स भी तो वहीं काम करता है जहां जेड काम करता होगा कि नहीं होगा हमेशा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है और ये तीनों है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा भाई। इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाने वाला है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही दुलारा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन टू एन एस फॉलोज ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी के बारे में बात कर रहा है। मतलब अभी तक तो यहाँ पे पेयर दिए होते थे, मतलब एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में दिया होता था, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन था। यहां पे अब क्या आ गया, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी आ गया। तो जब मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते थे, एक्स कॉमा एक्स लेते थे ना, वाई की जगह एक्स, लेकिन यहां पेयर में है तो रिफ्लेक्सिव के अंदर मैं क्या लूंगा, ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी। जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है जरा उस पे ध्यान दो एक बारी, जो मुझे दिया हुआ है उस पे ध्यान दो। मुझे इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है जरा ध्यान से देखना। इस पेयर का पहला एलिमेंट किस में ऐड हो रहा है, इसके पीछे वाले में ऐड हो रहा है, और इसका सेकंड वाला इसके पहले वाले में ऐड हो रहा है, यही रिजल्ट मिल रहा है और दोनों इक्वल है। अब अगर मैं इसका पहला वाला इसके पीछे वाले में ऐड कर दूं तो a प्लस बी मिलेगा इक्वल टू, और इसका दूसरा वाला पहले वाले में ऐड करूं तो b प्लस ए मिलेगा। क्या a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होता है? अब बोलोगे होता है। होता है तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक चेक करें, सिमेट्रिक चेक करें। सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक में क्या पढ़ा था, हम पढ़ते थे एक्स कॉमा वाई अगर है तो वाई कॉमा एक्स भी होना चाहिए, दादी कॉमा दादा है तो दादी कॉमा दादा भी होना चाहिए था। लेकिन यहां तो पेयर दिए, तो इसका मतलब ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी तो दिया हुआ था। ये क्या बना था, ये बना था ए प्लस डी बी प्लस सी। आगे क्या कहता है, कहता है मुझे तो ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी अगर करता तो क्या रिजल्ट मिलता और क्या वो रिलेशन में होता। इसका पहला एलिमेंट इसके पीछे वाले एलिमेंट में ऐड करते तो कितना आएगा, सी प्लस बी आएगा इक्वल टू, इसका दूसरा वाला इसके पहले वाले में ऐड करता तो डी प्लस ए आएगा। ए प्लस बी किसके इक्वल था, बी प्लस सी के अगर है तो सी प्लस बी डी प्लस ए के तो इक्वल कहलाएगा ना भाई। अगर ए प्लस बी बी प्लस सी के इक्वल है तो सी प्लस बी डी प्लस ए के तो इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा भाई, तो सिमेट्रिक भी है। आगे चले, तीसरा ट्रांजिटिव, ध्यान से देखना। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हम क्या करते थे, अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो हम चेक क्या करते थे कि x कॉमा जेड बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, एक्स वाई का कोई रोल नहीं है क्योंकि इसमें एबीसी सर याद दिलाने के लिए लिखा है मैंने, जरा ध्यान से देखना। अब इसमें एक्स वाई तो दिया होता था मुझे, जेड हम खुद लेते थे या सी हम खुद लेते थे। दो पेयर दिए हुए मुझे इसमें, पहला है a कॉमा बी आर सी कॉमा डी,
ये तो हमें दिया हुआ है, तो क्या होगा, सी कॉमा डी आर, यहां पे एक नया पेयर ले लूं, कौन सा है यहाँ पे, सी कॉमा डी की जगह मैं ले लेता हूं ई कॉमा एफ। इसका इसके साथ था, ये इसके साथ सेटिस्फाई कर रहा था। अब क्या चेक करना पड़ेगा, तीसरा चेक करना पड़ेगा कि ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ, देखना पड़ेगा आपको। ये किसके लिए, ये जेड लिया है। जैसे बी कॉमा सी लेते थे ना, जिसे हम वाई कॉमा जेड लेते थे, तो जेड यहां लिया है क्योंकि यहाँ पेयर में। अब देखिए इसका क्या दिया हुआ था रिलेशन, इसका पहला एलिमेंट इसके पीछे वाले में ऐड हो रहा था, ए प्लस डी बी प्लस। इसमें अगर निकालता तो कितना बनता, इसका पहला इसका पीछे वाला ए प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस सी। ये अगर रिलेशन में है, ये अगर रिलेशन में है, तो कहता है ये भी रिलेशन में है कि नहीं है, ये चेक करके बताना है, मुझे बताना है। अब यूज तो इन्हीं का करेंगे ना जो ये दे रखे है। अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दो इक्वेशंस है, तो इनका सम भी क्या आना चाहिए भाई साहब, इक्वल आना चाहिए ना। 2 इक्वल टू 2 है, 4 इक्वल टू 4 है। अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं तो 6 इक्वल टू 6 तो इक्वल ही आएगा ना। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं भाई, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, देखे जरा। अच्छा पहले देखते हैं यहां क्या आना चाहिए था जो सेटिस्फाई करता, इसका a प्लस एफ, और ये किसके इक्वल आना चाहिए था, b प्लस सी के। अगर ये आ जाता है क्योंकि ये दोनों से, तो मेरा ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये कौन सा हो जाता, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता, ये रिलेशन में बिलोंग करता। अब मैं इन दोनों का सम करता हूं, a प्लस डी प्लस सी प्लस किसके इक्वल है, b प्लस सी डी प्लस सी के, b प्लस सी डी प्लस सी के। तो देखो जरा, c से c गया, d से d गया, तो क्या जो चाहिए था वो आ गया। a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी ही तो चाहिए था, ऊपर पहले ही लिखा था। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों रिलेशन हो गए। तो ऑल ऑफ दीज भी बोल सकते हैं, और इसकी जगह इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं। क्लियर है बात। तो आज हम रिलेशन और फंक्शन को डिटेल में खत्म करेंगे। कहता है 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो शो करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। a माइनस बी को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अरे एक बार बताओ, पहला होता है a कॉमा ए, अगर मैं यहाँ पे a माइनस ए लिख दूं तो ये कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। a माइनस बी है ना, तो a की जगह a आ गया, तो a माइनस ए 0। 0 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है भाई साहब। तो 0 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आप बोल सकते हो कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r होगा ही होगा। सिमेट्रिक में आ जाओ, सिमेट्रिक में आ जाओ। a माइनस बी जो है, a कॉमा बी है, a माइनस बी जो है मल्टीपल ऑफ 2 है। ऐसे बोल सकते हो ना, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 के टेबल में आता, कहां तक आता है, m तक आता। अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर मुझे चाहिए b कॉमा ए, तो b माइनस ए भी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बताओ। बिल्कुल होगा। a माइनस बी अगर 2m आया, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि a बड़ा होगा b छोटा होगा, तब पॉजिटिव लिख दिया। तो इसका मतलब ये कितना आएगा भाई, -2m आएगा, क्योंकि b अब क्या है, छोटा है और a बड़ा है, तो नेगेटिव में आएगा। लेकिन 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब एग्जांपल के लिए आप समझ लो, अगर मैंने लिखा कि 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, तो आप बोलोगे सर 1 आ जाए। अब मैंने उल्टा कर दिया, 4 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो -1 नहीं आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो -2 है। क्लियर है बात। तो अगर यहाँ -2m लिखता तो वहां 2m लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अगर a माइनस बी का डिफरेंस 2 से डिवाइड होता है, तो b माइनस ए का डिफरेंस भी 2 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब
ये सिमेट्रिक भी है। तीसरा आप यहां क्या लिख देते, आप लिख देंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तीसरा ट्रांजिटिव के लिए अगर a माइनस बी, जिसे हम a कॉमा बी बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ 2m है, 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर क्या लेते हैं, चेक करते हैं b कॉमा सी। b कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू 2n लिख दूं। अब अपने को क्या चेक करना है भाई, यहाँ पे कहता है a माइनस बी 2m है, b माइनस सी 2n है। 2n क्यों लिखा है भाई हमने, क्योंकि अगर a माइनस बी का डिफरेंस 2 से डिवाइड करने पे मान के चला 2 आता है, b माइनस सी को डिवाइड करने पे मान के चला 1 आता है, सेम तो नहीं आएगा ना, जरूरी तो नहीं है ना कि सेम ही आएगा। तो कहता है अब बताओ कि a कॉमा सी भी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, मतलब a माइनस सी का डिफरेंस भी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, मतलब कि a माइनस सी का भी डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अरे एक बात बताओ, अगर कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, एक 4 है और एक 12 है, अगर मैं इनका सम कर दूं तो 16 आएगा, तो डिविजल बाय 2 है। 8 प्लस 6 डिविजल बाय 2 है। अगर दो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं तो उनका सम भी डिविजल बाय 2 होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। तो अगर ये दो नंबर डिविजल बाय 2 है तो इनका सम डिविजल बाय 2 होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए ना। अगर इनका सम डिविजल बाय 2 है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आता, मेरे पास a माइनस बी था, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी गया और राइट साइड अगर ऐड करता 2m प्लस 2n, 2 कॉमन ले लूं तो m प्लस n आ रहा है। तो a माइनस सी ही तो चाहिए था भाई, a कॉमा सी का मतलब क्या है, a माइनस सी जो क्या है 2 से डिवाइड होता है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर 2 के टेबल में वो आ रहा है तो उसका मतलब 2 से डिविजल होगा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी रहने वाला है। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की है, मैंने थ्योरी भी आपको प्रोवाइड करा दी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर पेपर में कैसे लिखना है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा है इसने, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन रहने वाला है। नेक्स्ट देखे भाई, a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, जैसे मल्टीपल ऑफ 2 किया था डिविजल बाय 2, वैसे ही 4 वाला क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में कर लेना, ये 4m हो जाएगा। यहाँ पे थ्योरी मैंने पूरी प्रॉपर दे दी है, आप इसमें से देख सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। अब ये कैसे करना है जरा ध्यान से देखो, a कॉमा बी आर सी कॉमा डी दिया है, ए डी इक्वल टू बी सी, अभी कराया था पेयर वाला क्वेश्चन, अगर पहला पेयर लेता तो कितना आता, a कॉमा बी आर ए कॉमा बी आता रिफ्लेक्सिव के लिए। कहां से देखेंगे, इसका आउटपुट कितना था, पहला एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट का मल्टीपल था, दूसरा वाला पहले वाले का मल्टीपल था। इसी में अगर करता तो ये कितना हो जाएगा, a कॉमा बी हो जाएगा, और इक्वल टू किसके होता, b कॉमा ए के। भाई साहब ये इक्वल ही तो होते हैं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जैसे वो कराया था उसमें प्लस हो रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बस और कोई फर्क नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, होमवर्क में आपको करना है। थ्योरी मैंने यहाँ पे भी दे दी है सारी इसकी, इसको आराम से सॉल्व कर लेना। Let R be the equivalence relation in set A 0 1 2 3 4 5 given R A comma B such that 2 divides A minus B। बोलोगे अभी तो सर किया था, लेकिन यह शो करने का नहीं बोल रहा, कह रहा दिया हुआ है A माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है आपसे, 0 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। a कॉमा बी डिवाइडेड बाय क्या है, a माइनस बी डिवाइड बाय 2 है, मतलब कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 बहुत सारे नंबर है, अगर a 0 डालता तो b 0 आता, जो 2 से डिवाइड होता। अगर
0 और 2 लेता, 0,2 डिवाइड बाय 2 होता, 0,3 नहीं होता, 0,4 होता। ऐसे अब 1 लेता तो 1,0 नहीं होता, 1,1 होता, फिर 1,4 होता, फिर 1,3 था, 1,5 भी होता। ऐसे ही और कौन सा होता भाई, 2 माइनस 0 होता, 4 माइनस 0 होता, ऐसे और बहुत सारे बनते। ऐसी था। लेकिन कहता मुझे सारे मत बताओ, मुझे तो सिर्फ उतना बताओ, मुझे तो सिर्फ इतना बताओ, जीरो की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है अगर a कॉमा बी है तो कहता है मुझे सिर्फ इतना बताओ कि a कॉमा 0 वाले कौन कौन से हैं। मतलब जीरो की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है कि यहां पे पीछे वाला एलिमेंट जीरो कहां कहां आ रहा है, पीछे में 0, आगे बताओ क्या क्या हो सकता है। मतलब b 0 दिया हुआ है, a बताओ क्या क्या हो सकता है अगर b 0 है। तो हमारे पास क्या आता है, इसका मतलब ये है a माइनस 0 इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे ही है। अब a क्या क्या पुट कर सकता हूं इसमें कि मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए, सारे करने की जरूरत ही नहीं, मुझे सिर्फ 0 वाले देखने। 0 पुट कर सकता हूं, 0 माइनस 0 मल्टीपल ऑफ होगा तो आप बोलोगे 0,0 हो सकता है। क्या 1 पुट कर सकता हूं, 1 माइनस 0 तो 1 आएगा, 2 के टेबल में आता नहीं है। 2 पुट कर सकता हूं, 2 माइनस 0 2 होगा तो 2,0। 3 पुट कर सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि 3 माइनस 0 तो 3 होता है। 4 कर सकता हूं, कर सकता हूं, तो 4,0 हो गया। क्या 5 कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जीरो की जो इक्विवेलेंस क्लास का सेट है वो कितना है, 0 2 4। ए जो होगा, जहां पे बी 0 होगा वहां पे ए 0 2 4 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बस इसे ही बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। जहां इक्विवेलेंस क्लास दे दे मतलब बी जब वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है उस पर, सिंपल सी बात है। ये थ्योरी मैंने इसकी भी दे दी है, आपको देख लेना। अब आते हैं फंक्शंस पे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, क्या क्या होते हैं ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फंक्शंस देखते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। और सबसे पहले ये देख लेते कि फंक्शन होता क्या है भाई, ध्यान से देखेंगे। अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image in set B। अगर एक और सिर्फ एक इमेज है तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। मतलब सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, कोई गिने चुने होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, जरा ध्यान से देखना। यहां पे देखिए, क्या ये फंक्शन है। जब x 5 डाला तो y कितना मिला, 3 मिला। x 6 पे कितना मिला, 4 मिला। 7 पे कितना मिला, 5 मिला। हर किसी की अपनी एक और सिर्फ एक अगर इमेज बन रही है, इसे हम अगर x डाल रहा हूं तो y मिलता है, तो ये y की क्या है, x की क्या है, इमेज है। तो ये फंक्शन कहलाएगा, ये एक रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। क्या ये फंक्शन कहलाएगा, ध्यान से देखो। जेठालाल की मैपिंग दया से है, अय्यर की बबीता जी से है। लेकिन जब एक्स पोपट डालता उसकी भैया कहीं मैपिंग ही नहीं हो रही, इसकी कोई इमेज ही नहीं है। ये तो बेचारा अभी तक दुनिया हिला रहा, जैसे बोलो कि इसी की दुनिया हिल रखी। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। हर किसी की अपना, हर इनपुट जो आप एक्स डाल रहे हो उसे हम इनपुट का नाम दे रहे हैं, हर इनपुट का अपना एक और सिर्फ एक आउटपुट होगा, वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा, 1 पुट करने पे a आ रहा है, 1 पुट करने पे c आ रहा है, एक से ज्यादा आउटपुट आ रहे हैं
1 डालने पे 2 आउटपुट मिल रहे, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। क्या कह रहा है? अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन। एक और सिर्फ एक, ना तो एक से कम ना एक से ज्यादा, वो ही रिलेशन फंक्शन नहीं होते। जिनका एक और सिर्फ एक होगा। अब बोलेगा सर यहां 6 है, जो इनपुट है उसकी इमेज बननी चाहिए एक और सिर्फ एक। इसका अगर बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। क्लियर है बात? अब आती है टाइप ऑफ फंक्शंस कि कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। पहला है वन वन फंक्शन। जैसे नाम से पता लग रहा है, वन एंड वन, एक और सिर्फ एक। वन पुट किया ए आ गया, टू पुट किया बी आ गया, थ्री पुट किया सी आ गया। ये फंक्शन है, कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे, एक से ज्यादा भी नहीं है। लेकिन ये कौन सा है? ये वन वन फंक्शन है। क्या ये वन वन फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? वन पुट करने पे ए आ रहा है, टू पुट करने पे भी ए आ रहा है, थ्री पुट करने पे सी आ रहा है। फंक्शन तो है लेकिन वन वन नहीं है। वन वन का मतलब हर किसी की इंडिविजुअल इमेज बननी चाहिए। किसी की यहां पे वन की भी ए है, टू की भी ए है, तो वन डालने पे भी ए आ रहा है, टू डालने पे भी ए आ रहा है। इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है। क्या ये वन वन है? बिल्कुल है। वन पुट करने पे ए आ रहा है, टू पुट करने पे बी आ रहा है। हर किसी की अपनी अपनी इमेज है, यूनिक इमेज जिसको आप बोल सकते हो। तो ये वन वन है। इधर रिमेनिंग बच रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहां पे ए की मैपिंग 1 से कर दूं, बी की 2 से कर दूं, 3 की सी से कर दूं, तो क्या ये वन वन होगा? बिल्कुल होगा वन वन फंक्शन, क्योंकि हर किसी की अपनी एक यूनिक इमेज बन रही है। और अगर मैं यहाँ पे ए की 1 से कर दूं, बी की 1 से कर दूं, सी की 2 से कर दूं, क्या ये वन वन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए पुट करने पे आउटपुट 1 है, बी पुट करने पे भी आउटपुट 1 है। दो की सेम इमेज है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ ए, फंक्शन में ए डाला तो 1 आया, फंक्शन में बी डाला तो भी 1 आया। अगर एफ ए एफ बी के इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है लेकिन वन वन फंक्शन नहीं है। क्लियर है बात? क्वेश्चंस करेंगे, चीजें ज्यादा क्लियर होगी। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है? ठीक है, ऑन टू से पहले मैनी वन भी देख लेते हैं। ये कौन सा है? ये मैनी वन है। वन पुट करने पे ए आया, टू पुट करने पे भी ए आया, इसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। जैसे कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। साइन 120 की भी कितनी होती है? √3/2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से फंक्शन होते हैं? मैनी वन फंक्शंस होते हैं। ए की दो अलग अलग इनपुट पे एक वैल्यू आ रही है, ऐसे √3/2 तो कई एंगल्स पे मिलता है, तो उसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, ये कौन सा है? ये वन वन है। ये कौन सा है? ये वन वन है। लेकिन मैं इसको क्या बोल सकता हूं? इनटू फंक्शन भी बोल सकता हूं। इनटू का मतलब क्या होता है? अगर यहां पे कुछ रिमेनिंग है, ए सी और डी का रिलेशन है यहाँ पे, और डी में अगर कुछ बच रहा है, पीछे वाले सेट में कुछ बच रहा है, तो इसको हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? इनटू। मतलब ये पूरी क्या होगा? ये इसमें अगर मैं डोमेन पूछूं तो 1,2 है, रेंज पूछूंगा तो A,B है। ये पूरा सेट कौन सा कहलाता है? ये पूरा सेट कहलाता है कोडोमेन। कौन सा कहलाता है? कोडोमेन। अगर मैं इसमें आपसे लिखता फंक्शन रिलेशन लिखता तो ये क्या लिखता मैं इसमें? 1,A 2,B ऐसे ही लिखता। अगर मैं इसमें डोमेन पूछूं तो डोमेन आप बोलते हैं यहाँ पे 1,2। अगर मैं यहाँ पे रेंज पूछता तो रेंज कितनी हो जाती? A,B। अगर मैं इसमें कोडोमेन पूछता, क्या पूछता? अगर मैं इसमें कोडोमेन पूछूं कि कोडोमेन कितना है, तो कोडोमेन जो होता है इसमें, कोडोमेन क्या होता है? पीछे वाला जो सेट होता है, A to B, C to D, ये सारे कोडोमेन होते हैं। क्या रेंज इसके बराबर है? नहीं है। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो वो
फंक्शन कौन सा होता है, इनटू होता है। कौन सा होता है, इनटू फंक्शन कहलाता है। ऑनटू कौन सा होता है, ऑनटू वो होता है जहां पे कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाती है। कोडोमेन और रेंज क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, वो ऑनटू फंक्शन कहलाता है। क्या ये ऑनटू फंक्शन है, बिल्कुल है। यहां कुछ नहीं बच रहा, अगर यहां पे कुछ बचेगा तो इनटू होगा, अदरवाइज वो ऑनटू फंक्शन होता है जहां पे रेंज जो है कोडोमेन के क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, वो फंक्शन ऑनटू फंक्शन कहलाता है। ये 1 1 दिख रहा है, दिख रहा है। यहां कुछ खाली नहीं है, फंक्शन है, हर किसी की अपनी इमेज है, यहां कोई नहीं बच रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑनटू फंक्शन है। ये 1 1 भी है, ऑनटू भी है। ऐसे फंक्शन ही इनवर्स फंक्शन होते हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। क्लियर है बात। क्वेश्चंस करेंगे, चीजें ज्यादा समझ में आएगी। यहां पे देखते हैं, इस एग्जांपल से काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 2 4 6। ए टू बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए सेट। x की वैल्यू कहां से लेनी है, ए सेट से लेनी है। ए टू बी है, ए में 1 2 3 है, बी में कितना है 2 4 6। अगर ए x की वैल्यू एफ एक्स कितना 2x है, अगर x 1 डालूंगा तो y कितना देगा, 2 देगा। x 2 पुट करूंगा तो y 4 देगा। x 3 पुट करूंगा तो 6 देगा। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है, अब बोलोगे है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां कुछ रिमेनिंग नहीं बच रहा, हर किसी की यूनिक इमेज है और यहां कुछ रिमेनिंग भी नहीं। हाँ, अगर मैं यहां पे 7 लिख दूं, यहां पे 7, क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 7 की कोई प्री इमेज नहीं है, 7 की कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता। लेकिन अगर 7 नहीं है यहां पे, तो ये मेरे पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा, कहलाएगा। ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चंस करते हैं। ए सेट अपने को दिया है 1 2 3, बी सेट दिया है 4 5 6 7, फंक्शन दिया है 1 4 4 2 3, भी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। जरा इसको हम बताना है कि ये 1 1 है कि ऑन टू है। इसके लिए मैं आपके लिए एरो डायग्राम बनाता हूं, तो मजा आएगा समझने में। इसमें कौन से है भाई, इसमें है ए सेट में ए टू बी है, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7। जरा ध्यान से देखना, मजा आएगा। 1 पुट करने पे कितना दे रहा था, 4 था। 2 पे कितना है, 5 है। 3 पे कितना है, 6 है। अब ये बताइए, क्या ये 1 1 फंक्शन है, क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, बिल्कुल है। हर किसी की अपनी यूनिक इमेज दिख रही है, लेकिन क्या ये ऑन टू फंक्शन है, आप बोलोगे नहीं है। क्यों, क्योंकि 7 की कोई प्री इमेज नहीं, यहां से इनपुट डाले तो आउटपुट जो आता है वो उसकी इमेज कहलाती है। लेकिन यहां से अगर मैं यहां की मैपिंग करूं तो क्या हो सकती है, नहीं हो सकती, इसकी प्री इमेज कुछ नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। क्लियर है बात, अभी चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। कहता है ए सेट है मेरे पास, फिर से एरो डायग्राम बना लेते हैं। ए सेट में कौन कौन है भाई, ए सेट में है -1 1 -2 2, बी में कितना है, 1 है, 4 है, 9 है, 16। जरा देखें, -1 अगर इस फंक्शन में पुट करता, -1 डालता तो आउटपुट कितना मिलता, 1 मिलता। अगर 1 पुट करता इसमें तो कितना मिलता, 1 मिलता। अब मुझे एक बार बताओ, क्या ये 1 1 फंक्शन है, क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा, नहीं होगा। आप क्या बोलोगे, f -1 कितना है, 1 है, f1 1 है,
तो -1 and 1 have same image 1, therefore fx is not a 1-1 function। तो इसलिए वो 1-1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि दो इनपुट का एक आउटपुट मिल रहा है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं हो सकता। आगे देखते हैं भाई। फिर हमने क्या डाला था भाई साहब, फिर हमने लिया था अगर मैं -2 पुट करता तो 4 मिलता, 2 पे भी 4 मिलता, 1-1 तो पहले ही पता लग चुका था। मुझे एक बार बताओ कि ये ऑन टू फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेचारे 9 और 16 तो खाली रह गए, पोपटलाल रह गए, इनकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं है बेचारों की, यहां से कहीं बना ही नहीं इनका। तो ये 9 और 16 की क्या है, कोई प्री इमेज नहीं है। तो 9 और 16 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। क्लियर है? अब जरा सब्जेक्टिव की वे में चलते हैं। अभी तक तो हमने देखा था कि 1-1 ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता। शोड एट द एंड टू एंड, मतलब नेचुरल टू नेचुरल, इधर भी नेचुरल है, इधर भी नेचुरल नंबर है। कह रहा है कि वो 1-1 है बट नॉट ऑन टू है। जरा ध्यान से देखेंगे, नेचुरल है, इधर भी नेचुरल है, इधर भी। अगर मैं x नेचुरल डालूं तो y भी मुझे नेचुरल मिलना चाहिए। अगर मैं x 1 पुट करता यहाँ पे, अगर x मैं यहाँ पे 1 पुट करूं तो कितना मिलेगा? 2 पुट करूंगा तो 4 मिलेगा, 3 पुट करूंगा तो 6 मिल जाएगा। इधर भी नेचुरल है मेरे पास सारे नंबर, इधर भी नेचुरल है। तो जब नेचुरल डालने पे नेचुरल ही मिल रहे हैं, 1 डाला तो 2 मिला, यहाँ पे 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, डॉट 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 है। 1 पे 2 मिल रहा है, 2 पे 4 मिल रहा है, 3 पे 6 मिल रहा है, 4 पे 8 मिल रहा है। ऐसे ही है। आपने बोला ये देख के कि सर 1-1 है, चलो बोल दिया। अभी सब्जेक्टिव भी बताऊंगा कैसे करते। लेकिन क्या ये ऑन टू है? नहीं है। देखो 1, 3, 5 ये और नंबर की तो कोई प्री इमेज बन ही नहीं रही भाई, और नंबर की कोई प्री इमेज नहीं है, तो लिखना कैसे है? देखो, जब ऑन टू के बारे में चेक करें, 1-1 में जब करते हैं x की वैल्यू डालते हैं, y निकालते हैं। लेकिन जब ऑन टू चेक करना है तो x की वैल्यू y की टर्म में निकालो, ऐसे। ठीक है? अगर इसमें मैं y की जगह 1 पुट करता तो क्या x 1/2 आपको यहां पे मिलता? क्या है? नहीं है। तो 1 की प्री इमेज होती क्या 1/2? नहीं मिलती ना। तो ऑड नंबर की कोई प्री इमेज ही नहीं है, ऑड नंबर की कोई भी प्री इमेज है ही नहीं, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो लिखना कैसे है? देखिए यहां पे, अभी 1-1 का भी बताता हूं। क्लियरली f takes even values, therefore no odd natural number in n codomain has its pre-image in domain, so f is not onto। वो बातें समझने की, पेपर में कैसे लिखना है, थोड़ा सा इस तरीके से लिखना है कि नो ऑड नेचुरल नंबर इन n कोडोमेन, कोडोमेन में जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है हैज इट्स प्री इमेज इन कोडोमेन, उनकी कोई भी क्या है, प्री इमेज नहीं है, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू फंक्शन, तो वो ऑनटू फंक्शन नहीं है। क्लियर है? अभी 1-1 के बारे में बताते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं। आगे देखो, अब देखो यहां उसने कर दिया, पहले नेचुरल टू नेचुरल था, अब रियल टू रियल कर दिया। सेम क्वेश्चन है, भाषा अलग अलग है। वहां नेचुरल थे दोनों में, यहां पे देखो, लेकिन यहां कह रहा रियल है। अगर सेम क्वेश्चन ही कर दिया तो अब क्या ये 1-1 फंक्शन होगा? ध्यान से देखो, क्या ये 1-1 फंक्शन होगा? क्या ये 1-1 फंक्शन होगा? देखिए 1 पुट अगर करता तो 2 1 जा 2 होता, -1 अगर डालता तो -2 होता। तो हर किसी की अपनी एक प्री इमेज बनती। सर रियल नंबर है, 3/2 डाल सकते हो, डाल लो भाई, तो 3 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी।
वन वन होता। अभी सब्जेक्टिव में बताऊंगा कैसे करते हैं, अभी सीधे समझ रहे हैं। ऑन टू के लिए क्या बोला था हमने कि y इक्वल टू 2x है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा y/2। अब अगर y मैं कुछ भी पुट करूं, 1 डालूंगा तो 1/2 रियल होता है, तो 1 की प्री इमेज बनेगी। 2 डालूं 1 उसकी प्री इमेज बनेगी। 3 डालूं 3/2 उसकी प्री इमेज बनेगी। तो किस तरीके से लिखते भाई, ध्यान से देखो। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो x इक्वल टू कितना आया था, y/2 आया था, मैं इसे फंक्शन में पुट कर रहा हूं, f(y/2) x की जगह यहां पे। तो ये कितना हो जाता, 2 इंटू y/2। 2 से 2 गया तो कितना आ गया, y आ गया दोबारा से। तो इसका मतलब उसकी प्री इमेज बन रही है। तो इसका मतलब क्या कहता है, देयरफॉर क्लियरली y/2 बिलोंग्स टू r फॉर एनी y बिलोंग्स टू r, ठीक है, इक्वल टू y। देन कोडोमेन की जो है, ईच एलिमेंट इन कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन, उसकी प्री इमेज डोमेन में होगी ही होगी। देयरफॉर r इज ऑन टू फंक्शन, और 1 1 और ऑन टू अगर होते हैं वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। कौन सा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अब एक बारी हम 1 1 को किस तरीके से लिखते हैं सब्जेक्टिव में वो देख लेते। देखिए, अगर जैसे कि मैं एक एग्जांपल और देखता हूं, ये वाला fx रियल टू रियल fx इक्वल टू x²। अगर मैं इसमें -1 डालूं तो कितना आता, 1 आएगा। अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूं तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या कह सकते हो, -1 एंड 1 हैव सेम इमेज है 1, देयरफॉर fx इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्या ऑन टू होगा, क्या ऑन टू होगा, y इक्वल टू x² है तो x इक्वल टू ±√5 हो जाएगा y। अगर मैं y में -2 डाल दूं तो क्या इसकी प्री इमेज मिलती, √-2। क्या ये रियल नंबर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो इसलिए ना तो ये 1 1 है या ना ही ये ऑन टू है। लिखेंगे कैसे, कुछ इस तरीके से, -1 एंड 1 हैव सेम इमेज, देयरफॉर f इज नॉट ए 1 1। आगे देखो, सिंस fx assume ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज, अगर सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज ले रहा हूं तो उसकी प्री इमेज बन रही थी। सो नो नेगेटिव रियल नंबर इन आर कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन। मतलब नो नेगेटिव, अगर कोई भी नेगेटिव रियल नंबर ले रहा हूं तो उसकी प्री इमेज नहीं है, कहां पे, डोमेन में नहीं मिल रही। तो इसका मतलब वो ऑन टू भी नहीं है। क्लियर है। अब अगर मेरे पास 1 1 है और मुझे थोड़ा सब्जेक्टिव वे में लिखना, अगर एमसीक्यू है तो मेरा ऐसे काम चल रहा है, लेकिन मुझे अगर एमसीक्यू में नहीं है तो मुझे सब्जेक्टिव में लिखना है। अगर नहीं है तो एग्जाम्पल देके बात को खत्म कर देंगे, जैसे -1 और 1 का दिया, बात खत्म। अगर है 1 1 तो कैसे लिखते हैं, आप क्या करो, अब मैंने जैसे इसमें x1 डाला था तो y2 आया था, 2 पुट किया था 4 आया था, 3 पुट किया था 6 आया था, 4 पुट किया 8 आया। करते करते मैंने फिर से 1 डाल दिया तो फिर से उसने क्या दे दिया, 2 दे दिया। तो जब 2 डाला था तो 4 आया था, 3 डाला था तो 6 आया था, 4 पुट किया था तो 8 आया था, फिर से मैंने 1 पुट कर दिया तो 2 आ गया। मैं भूल गया था कि 1 नहीं डाला, मान के चला। तो y की वैल्यू कब सेम आ रही है 1 1 फंक्शन में, जब x की वैल्यू भी सेम है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, अगर वो 1 1 है, एग्जाम्पल डाल के मेरा 1 1 आ रहा है या नॉट 1 1 नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, x की जगह एक बारी x1 डाल लेता हूं, एक वैल्यू डाल ली x1 जिसको नाम दे दिया, जैसे 1 डाला था, फिर एक बारी कोई और वैल्यू डाल दी x2, मान के चला ये कोई और है। y की वैल्यू तभी इक्वल हो सकती है जब x इक्वल रहा होगा, अदरवाइज तो नहीं रहेगी ना। अगर 1 1 है तो मैं fx1 को fx2 के इक्वल रख देता हूं,
अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो वो 1 1 फंक्शन सब्जेक्टिव में प्रूव हो जाता है। क्लियर है बात? देखिए, शो दैट द फंक्शन 1/x is 1 1 on to set all non real numbers, all non zero real numbers। क्यों? क्योंकि अगर मैं जीरो डाल दूं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या ये 1 1 होगा? अगर मैं x की जगह x1 डालूं, मान के चला एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 डालता तो 1 मिलता, 1/2 पुट करता तो 2 मिलता, 3 पुट मिलता तो 1/3 मिलता। दोनों में रियल नंबर है, दोनों तरफ अगर रियल नंबर है तो इसका मतलब ये 1 1 तो है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, x1 x2 1/x1 x2 fx1 और fx2 को क्या कर दूं भाई, इक्वेट कर दूं, 1/x1 इक्वल टू 1/x2 कर दूं और दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन हो गया। क्या ऑन टू होगा? ऑन टू के लिए क्या सीखा था, x की वैल्यू y की टर्म में कर देते हैं। y इक्वल टू 1/x है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/y होगा। इसको अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कितना आ गया, y आ गया। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। कहता है मॉडुलस फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू होता है। चेक करोगे, अगर मैं इसमें -1 डाल दूं तो ये क्या देगा भाई, 1 देगा। अगर मैं इसमें 2 पुट कर दूं तो ये कितना देगा भाई, 2 देगा। और अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूं तो कितना देगा, 1 देगा। रियल टू रियल है तो -1 और 1 पे सेम इमेज आ गई 1। तो इसका मतलब ना तो ये 1 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि -1 एंड 1 है सेम इमेज है तो 1 1 फंक्शन नहीं है। क्या ये ऑन टू होगा? जरा ध्यान से देखो, इसको डायग्राम से देखते हैं। रियल नंबर है, यहाँ -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, 1/2 भी है, 1 भी है, 3/2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ऐसे यहाँ भी है बहुत सारे। ठीक है, 1 पुट किया था, -1 पुट करने पे उसकी मैपिंग कितनी आई थी भाई, -1 पे 1 आ गई थी, 0 पे कितना आ जाता, 0 आ जाता, 1/2 पे 1/2 आ जाता, 1 पे 1 आ जाता। ठीक है, ऐसे था। लेकिन इधर के जो रियल नंबर नेगेटिव कर रहे होंगे, क्या उनकी प्री इमेज कभी बनी होगी? x डालने पे y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो बेचारे ये तो खाली रह गए पोपटलाल, इनकी तो प्री इमेज बनी ही नहीं। जब इनकी प्री इमेज ही नहीं बनी तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन होंगे क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो क्या कह रहा है, fx इक्वल टू mod x assume only non-negative values. So negative real numbers in codomain has do not have their pre-image in R domain. उनकी कोई pre-image है ही नहीं। जब उनकी pre-image ही नहीं है तो वो neither 1 1 nor on 2 हो गए भाई। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी इंग्लिश में समझाने का मैंने करा दिया, थोड़ा सा आपको किस तरीके से लिखना है, इसलिए मैं ये थ्योरी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कह रहा है नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, अगर मैं इसमें 1/2 डालूं, रियल टू रियल है तो ये मुझे क्या देगा, 1 देता है। ये खास बात होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर, छोटी इंटीजर देता है, देगा इंटीजर लेकिन छोटा देगा। मतलब 1 और 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर डालूंगा 1 देगा, 2 और 3 के बीच में कोई रियल नंबर डालूंगा 2 देगा। और अगर मैं यहाँ पे 1/9 डालता तो भी कितना देता ये, तो भी 1 देता। तो 1 से लेके 2 के बिटवीन कोई भी रियल नंबर डालोगे तो भैया आउटपुट तो 1 ही मिल रहा है, सेम इमेज मिल रही है, इसका मतलब 1 1 फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं ऑन टू की, क्या ये ऑन टू होगा?
एक बार बताओ, जरा ध्यान से देखना, रियल नंबर है बहुत सारे, -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसके बीच में भी होंगे मान लेते हैं, ठीक है। 1/2 भी होगा, 3/2 भी रहा होगा, यहाँ पे भी -2, -1, 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 4, 5, लाइक समथिंग। ज़रा ध्यान से देखना, आपने 1/9 डाला था, 1/9 डाला, 1/9 तो आपको क्या मिला था? 1 मिला था। 1/2 यहाँ कहीं होता डालते तो भी 1 मिल रहा, तो 1 1 तो नहीं था, ठीक है। 2 पुट करने, 2 से 3 के बीच में कुछ भी पुट कर लेते तो 2 ही मिलता, कुछ भी पुट करोगे 2 ही मिलेगा। लेकिन जो बीच के रियल नंबर है 1, सी, ये तो सिर्फ प्री इमेज किसकी बन रही है? इंटीजर्स की नहीं बन रही। ये बेचारे कहाँ हैं? ये बेचारे तो ऐसे ही नहीं रह जाएंगे। 3/2, 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर रहे होंगे, 1/1, 1/2, 1/3, क्या इनकी कोई प्री इमेज बन रही है? नहीं बन सकती, क्योंकि आउटपुट में तो हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर नहीं मिलेगा, सारे रियल नंबर थोड़ा मिलेंगे। तो आउटपुट में ही जब इंटीजर मिल रहा है तो इसका मतलब उसकी प्री इमेज बनी ही नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? R does not attain नॉन इंटीजर वैल्यू, therefore नॉन इंटीजर पॉइंट्स, जो इंटीजर पॉइंट नहीं है, do not have their pre-image in the domain, so R is not onto neither 1 1 nor onto, ना तो वो 1 1 है ना ही onto है। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि अगर 1 1 नहीं है तो एक एग्जाम्पल देके उस बात को आप खत्म कर देंगे कि भैया इसकी और इसकी सेम इमेज आ रही है, इसलिए 1 1 नहीं है। ऑन टू नहीं है, एग्जाम्पल देके उस बात को ख़त्म कर देना। लेकिन अगर 1 1 है तो x1 और x2 का कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे, और अगर ऑन टू है तो x की वैल्यू y की टर्म में करके अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देंगे सब्जेक्टिव में। MCQ में तो हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।